जो वादा किया था कि हम जो है जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी पेंशन हम डबल करेंगे, उनकी पेंशन को डबल किया। और जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो उनके खातों में पैसे भेजे गए, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पिछली सरकारों में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है, कई लोगों का, कि महिला सुरक्षा की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेकिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा से कहा जाता है कि, और शायद इसी वजह से जो साइलेंट वोटर कही जाती है महिला, कहीं ना कहीं देखिए रुझान नजर आ रहे हैं या दिखा जा रहा है, उनका रुख साफ तौर पर बीजेपी की तरफ दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो घर है वो महिलाओं से चलता है। और महिलाएं, जिस तरह की इन्होंने भी वादा किया था कि हम जो त्यौहार हैं, भारतीय त्यौहार, उन त्योहारों पर हम मुफ्त मतलब एलपीजी गैस देंगे कनेक्शन, और उसको फ्री गैस देने का वादा किया था। और उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम बिजली का बिल वो आधा करेंगे, बिजली का बिल आधा करेंगे, और सीनियर सिटीजन का जो पेंशन है वो भी डबल की। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जागा है। और किसानों का जहाँ तक मुद्दा है, तो जो 3 कृषि कानून थे वो पीएम मोदी ने वापस ले लिए सशर्त माफ़ी मांगते हुए। तो मुझे लग रहा है जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ कर दिया है, कि कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी गलती मानी तो, और उनका विश्वास अभी भी बना हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जनता ने एक बार फिर से विश्वास किया है। लेकिन देखिए, ये 403 का हम प्रॉपर आंकड़ा बता चुके हैं, 274 जो है इस वक्त नजर आ रही है बीजेपी, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 300 प्लस नजर नहीं आ रही है। क्या बड़ा फैक्टर हो सकता है पश्चिम यूपी, जहां पर किसानों का आंदोलन हुआ और किसान कहीं ना कहीं नाराज इससे नजर आए? हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी जो है किसानों का एक बहुत बड़ा गढ़ मानी जाती है। और यहाँ से राकेश टिकैत जी आते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क डाला है। और सीटें तो कुछ कम हुई हैं, लेकिन फिर भी जनता ने जो 80% 70% जनता है उसने जो है बीजेपी में भरोसा किया है। क्योंकि पिछली सरकारें जो बेरोजगारी और किसानों की और महंगाई के मुद्दे को लेकर आई थी, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में भी, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, 15 से 20 साल पिछली सरकारें भी रह चुकी हैं, 60 से 70 साल रह चुकी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया, जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। और उन वादों को कहीं ना कहीं बीजेपी में पूरा होते देख जनता में भरोसा एक बार फिर से बीजेपी में जागा है। जी, और उत्तराखंड की भी देखिए हम बात करने पड़ेंगे। तमाम तौर से जो आंकड़े, जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। क्या जो प्रथा चल रही थी, जो मिथक चल रहा था कि एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता था, क्या इन रुझानों से साबित होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती नजर आएगी? हाँ, ये भी एक मिथक टूटा है कहीं ना कहीं। पुष्कर सिंह धामी अभी भी देखिए आगे चल रहे हैं, और हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। ये एक पहले से जैसा होता आया था कि एक बार एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार वो मिथक भी टूटता नज़र आ रहा है। और जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकार दिया, क्योंकि अन्य राज्यों में जो उनके हालात हो रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनको देखकर उत्तराखंड की जनता भी देखा देखी समझ रही है, और उसने जो है बीजेपी में भरोसा जताया है। और जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की करें, तो यहाँ पर एक मिथक रहता था, कई लोग सवालिया निशान उठाते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आया है वो दोबारा कभी मुख्यमंत्री बना नहीं है, वो हारा है। चाहे वो बहन मायावती जी हों, और चाहे उसके अलावा ये मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये जितने भी मुख्यमंत्री सीएम यहाँ आए नोएडा, वहाँ दोबारा उनकी सरकार वापस नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी ने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं नोएडा आऊँगा, नोएडा का विकास कराऊँगा, और दोबारा भी जीत कर आऊँगा, ये मेरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं उस मिथक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। जी बिल्कुल, और देखिए एक सवाल है निशान कांग्रेस पार्टी पर भी खड़ा होता है। हालांकि तमाम देखिए रुझान, हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे पता लगता जाएगा कि तस्वीरें भी साफ तौर पर साफ होती जाएगी। लेकिन कांग्रेस देखिए एक बार चिंताजनक एक बार स्थिति में बनी हुई है। कांग्रेस 4 सीट पर, क्या प्रियंका गांधी का एक्टिव होना और लड़की उलट सकती हूँ जैसे तमाम मुद्दों को लेकर चला, काम नहीं आया, जनता को समझ नहीं आया? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता को समझ में नहीं आया। प्रियंका गांधी को उन्होंने उतारा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की कमी थी। जो उनके अनुभवी नेता थे, कुछ उनमें से वो नहीं हैं, और कुछ का देहांत हो गया, और कुछ लीडरशिप में कमी रही। जो एक बेहतर नेता होने चाहिए थे वो उन्होंने मैदान में नहीं उतारे। और दूसरी बात, जनता ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया
कि जब पिछले इनको कार्यकाल में इनको मौका दिया गया 60 साल 70 साल जो भी इनको समय मिला, उस समय में इन्होंने कुछ नहीं किया और अब आके ये तरह तरह के वादे लुभावने वादे दिखा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, जिस तरह की बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की, और जैसे कि अब ये यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जागा है और कांग्रेस के खिलाफ जो नकारात्मक रवैया है वो जनता का इस बार रहा। 370 का जब मामला हो, मैं रोकना चाहूंगा इस बीच लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, छाता विधानसभा जो कि मथुरा में पड़ती है, वहां से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बीजेपी जो रुझानों में आगे बढ़ रही है, क्या कुछ आप मान रहे हैं, क्या कुछ यूपी में चल रहा है? देखो, ये मोदी जी की और योगी जी की नीतियों की सफलता है जी। जनता को उनकी नीतियों पर विश्वास है जी। और आदरणीय है योगी जी की कानून व्यवस्था और किसान संबंधित नीति, मजदूर संबंधित और जो भी इसमें कोरोना में कार्य किया है जी, इन सारी बातों को मिला के जी, ये सफलता है। आज पूरा देश ये मानता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोत्तम है जी। पूरा देश ये मानता है कि योगी जी ने कोरोना में अद्वितीय कार्य किया है। पूरी दुनिया ये मानती है कि आज मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, सबसे लोकप्रिय नेता है जी। तो ये उन दोनों नेताओं से प्रभावित होकर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है जी। और आदरणीय मोदी जी पहले ही कहते थे और योगी जी भी कहते थे इस बात को, एक अब की बार 300 पार होगा, पहली बराबर हम सीट जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अमित शंकर जी, एक सवाल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये समझना चाहता हूं अमित शंकर जी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर लाल कुआं सीट से पीछे चल रहे हैं, तो दोनों ही दिग्गज जिन पे दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी थी वो अपनी अपनी सीट शायद वो दोनों पीछे चल रहे हैं, तो क्या कुछ उत्तराखंड के समीकरण को आप देख रहे हैं इन दोनों सीटों को लेकर? इसमें अभी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी तो ये मतलब टू अर्ली टू से और डिटरमाइन यानी थे, और मुझे लगता है कि धामी जी तो अपनी सीट बचा लेंगे। मैं गिरावट जी के बारे में कोई बहुत मैं कुछ वो लेने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन आप एक बात को देखें और एक बात को समझे, आप और मैं, हम सारे लोग जी, कि जैसा 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 वर्ष पहले जैसा हुआ करता था ना, आज वैसा नहीं होता। सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर 2 मिनट में पूरे देश में और पूरे राज्य में फैलती है जी। और जो वोटर है उसके पास एक फोन नाम की चीज है, जिस फोन पे सारा कुछ आता है कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी पूरे देश में भी क्या क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में कर रहा है। और दूसरी बात जो हमने देखी कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। 60 से ज्यादा प्रतिशत जो महिला वोटर है उसका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और अब यही रुझान आप उत्तराखंड में भी देखेंगे। जब महिला के जब बैंक अकाउंट में जब घर बनाने की राशि आती है, जब शौचालय की राशि आती है, जब डायरेक्ट ट्रांसफर का पैसा आता है, तो इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं ना। सही रूप में महिला सशक्तिकरण यही है कि जब आप घर की महिला को सम्मान देते हैं, जब आप घर की महिला को योग्य मानते हैं और जब आप घर की महिला को हक देते हैं ये फैसला करने का कि वो अपने घर का जो घर में पैसे हैं उसका वो कहाँ पे इस्तेमाल या उपयोग करना चाहेगी। और ये बात समझने में बाकी राजनीतिक दलों को कई वर्ष लग गए, कुछ की तो बात ही अभी तक समझ में नहीं आई है। लेकिन भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के जो छोटे छोटे जो स्टेप्स उन्होंने 2014 में शुरू किए थे या जो वो करते आए हैं, उसका फल इन्हें अब मिलना शुरू हुआ है। और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि महिला पूरे देश भर में ये भाजपा की तरफ आकर्षित इस वजह से होंगी क्योंकि भाजपा एक अकेला दल है जिसने इनको सशक्तिकरण करने के लिए सही में कुछ किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी क्या बोल रही हैं, हम 40% सीट रिजर्व कर देंगे। अरे भाई, जिस राज्य में तुम्हारी सीट 2 या 4 आने वाली है
वहां तुम 40% की कर भी दोगी तो क्या हुआ। और अगर तुम महिलाओं के इतने ही हित में बात करती हो तो पंजाब जहां पे तुम्हारी सरकार थी तुमने वहां की महिलाओं को 40% सीट क्यों नहीं दी जी। और प्रियंका गांधी का क्लेम टू फेम क्या है कि इनकी जो नाक है वो दादी से मिलती है, ये जो इनकी आंख है वो काने से मिलती है। वोटर इस माया जाल को पूरी तरह समझ चुका है और जैसा मैंने पहले कहा, वोटर सिर्फ ये देखता है कौन सा दल मेरे हित की बात करता है, कौन सा दल मेरे साथ खड़ा रहता है और कौन सा दल मुझे आगे लेके जाएगा। स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र अमेठी में क्या कार्य किया इस बात को देख चुकी है और एक महिला के आते साथ, स्मृति ईरानी जी के आते साथ अमेठी की काया पलट होना शुरू हो गई है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे समाचार पूरे देश में फैलते रह जाते हैं, जिसके बेसिस पे देश के अन्य हिस्सों में भी जो मतदाता है वो अपनी राय बनाता है और अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक है अमित जी, एक अपडेट ले लेते हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ गए। मदन, क्या कुछ अपडेट है देहरादून की विधानसभा सीटों का? जी अभी देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियाँ देहरादून की बनी है और पहले जिस तरीके की बातचीत की जा रही थी कि इस बार जो फिर बहुत तगड़ा होने वाला है और देहरादून की अगर मैं बात करूँ 10 सीटों पे तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा एक बार फिर से पिछली बार की रही जो है हम उसमें यहाँ नजर आ रही है और पिछली बार जो है 10 में से 9 सीटें भाजपा के जुड़ने में आई थी। हालांकि इस बार 3 सीटों पर अभी जो है कांग्रेस लीड कर रही है, चाहे चक्राता में विधानसभा की बात करूँ या सहसपुर की बात करूँ, और उसके साथ जो है विकासनगर में भी लीड कर रही थी। ठीक है मदन, अपडेट आप लगातार बने रहिएगा, अपडेट देते जाइए। लेकिन अमित शंकर जी, जो परिस्थितियां उत्तराखंड में हम बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 44 सीटों पर रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और 22 सीटों पर कांग्रेस है। निर्दलीय जो है 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जिसमें लक्सर की एक सीट ऐसी है जहां पे बीएसपी के उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद वो लगातार आगे चल रहे हैं, पूर्व विधायक भी वो रह चुके हैं। तो क्या उत्तराखंड में आने वाले जो दिन होंगे, जो आने वाली राजनीति होगी, क्या उसमें बीएसपी की कुछ भूमिका आप देख रहे हैं? हिसाब से तो बीएसपी की भूमिका उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए थी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होगी भी। पर मुझे इस आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि किन्हीं कारणों से मायावती इस चुनाव में पूर्णतया निष्क्रिय थी। मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव में उनकी कोई रुचि है ही नहीं। अमित जी, रोकना चाहूंगा, ये सवाल मैं रिपीट करूंगा कि क्यों नहीं उनमें ऐसी दिलचस्पी देखी गई चुनाव को लेकर? क्या कुछ कारण आप देख रहे हैं? अब मैं यही कहने जा रहा था कि मुझे इस बारे में कोई मेरे पास खबर नहीं है कि क्या वो स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने नहीं किया या किसी राजनीतिक वजह से नहीं किया या उनका राजनीति से मन भर गया है। क्योंकि मायावती, या हो सकता है एक वजह ये भी हो सकती है कि बीएसपी इस बात को मानती है कि भाई जो 16 से जो 18% का जो मेरा वोट का बेस है वो तो मेरे पास आएगा ही, ये लोग आएंगे और हाथी पे मोहर लगाएंगे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद मायावती जी को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उनका जो एक कोर वोट बैंक था उसमें सेंध लग चुकी है और उनका कोर वोट बैंक 50% से ज्यादा उनके पास से जा चुका है। उस 50% में 70% भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है और 30% समाजवादी पार्टी के पास चला गया। और ये तब हुआ है जब आपको और मुझको पता है कि जाटव और यादव में एक बहुत लंबे समय का बैर रहा है। इसके पश्चात जब जाटव वोट बैंक जब यादव वोट बैंक के साथ जाके मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जाटव वोट बैंक अपना कोई भविष्य मायावती या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं देखता है। ठीक है अमित शंकर जी। मदन, जो चक्राता की सीट है, बड़े कांटे की टक्कर वहां बताते हैं, प्रीतम सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, तो क्या वहां की स्थिति बनी हुई है अभी चक्राता की? जी अभी देखिए, चक्राता विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पर जो है कांग्रेस का राज रहा है और
दो बार की बात तो चर्चित जो बनाया तब से वहाँ पे कांग्रेस का राज है और प्रीतम सिंह निरंतर वहाँ से जो है विधायक हैं और इस बार भी जो परिस्थितियां हैं वो उनके पक्ष में ही दिखाई दे रही है। हालांकि कोई बहुत बड़ी लीड अभी नहीं है, 1600-1700 की एक लीड लेके चल रहे हैं, जबकि अभी जो है जो जहाँ से काउंटिंग शुरू हुई है वो प्रीतम सिंह का गढ़ है, वहाँ से शुरू हुई, वहाँ से एक बड़ी लीड लेके जो है प्रीतम सिंह वहाँ से आते हैं और जब जो है रामचंद्र नोटियाल वाले क्षेत्र में जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब और ज्यादा जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी देखने वाली बात हुई किस तरीके की परिस्थितियां बनती है। बहरहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है मामला भाजपा के पक्ष में भी आ सकता है, जिस तरीके की लोग संभावना जता रहे हैं। और बहरहाल अभी तक जिस तरीके से हमने देखा, देहरादून की 10 सीटों में से केवल 2 ही सीटें ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस लीड कर रही है, जबकि परिस्थितियां कहीं ना कहीं पहले इसके उलट बताई जा रही थी और लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस बार की ही तरह इस बार भी स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है और अभी तक जो है लगभग 47 से ऊपर बीजेपी का आंकड़ा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से भाजपा जो पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है। और अगर बात करो देहरादून की, देहरादून में अभी 10 सीटों में से 8 सीटें जो है भाजपा के पाले में दिखाई जा रही है। जी ठीक है, मदन कैंट विधानसभा सीट का क्या हाल है? सविता कपूर वहां से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, क्या स्थिति है अभी वहां की? जी, कैंट विधानसभा से एक बड़ी बढ़त सविता कपूर ने बना ली है और लगभग 4000 वोटों से वो आगे चल रही है। और इस तरीके की परिस्थितियां थी कैंट विधानसभा में, हरवंश कपूर एक बड़ा नाम था और लगभग 8 बार के वो विधायक पहले रह चुके हैं। और अब जो है इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि इस बार जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा और हालांकि उनकी धर्मपत्नी को यहाँ से सविता कपूर को टिकट दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से एक सविता कपूर जो है राजनीति में पहले उनका कोई नाम नहीं रहा है और ना ही वो राजनीति में सक्रिय थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है कहीं वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उनके जो विपक्ष में सूर्यकांत धस्माना है वो भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती से वहाँ पे उन्होंने काम किया है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सविता कपूर के खाते में ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहाँ से एक बागी जो है भाजपा के बागी दिनेश रावत वो भी जो है इस तरीके का दावा कर रहे थे कि उन्होंने भी इस बार चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ज्यादा वोट नहीं मिले और सविता कपूर एक बार फिर से यहाँ से जीती नजर आ रही है। ठीक है, मदन डोईवाला की सीट पे काफी चर्चाओं में रही क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, तो आज की स्थिति क्या कह रही है डोईवाला की? जी देखिए, डोईवाला सीट जो एक वीआईपी सीट बनी हुई थी, जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत वहाँ से मुख्यमंत्री बने थे और इस बार जो है वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की जो है बात सामने नजर आ रही थी। वहाँ पे 2 बार जो 2 प्रत्याशियों को भी वहाँ पे बदला गया। भाजपा ने पहले एक महिला को टिकट दिया था, उसके बाद जो है फिर वापस जो है गैरोला को वहाँ से उतारा उन्होंने। और जिस तरीके की परिस्थितियाँ पहले नजर आ रही थी तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है कांग्रेस वहाँ पे जीतने के दावे कर रही थी, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। गैरोला कहीं ना कहीं जो अभी 5,000 समथिंग से जो है लीड कर रहे हैं और जो वहाँ के बागी है जितेंद्र नेगी जो कि एक बड़ा नाम थे परवादून में, जो कि वहाँ पे अध्यक्ष में रहते थे, वो वहाँ से बागी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ाए नेता के रूप में और उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है मत नहीं मिले हैं कि भाजपा को कोई नुकसान वहाँ से हो। निश्चित रूप से जिस तरीके की समस्या बन रही है तो डोईवाला से जो है भाजपा के पक्ष में ये सीट जाती नजर आ रही है। जी ठीक है मदन, अगर बात की जाए मसूरी की तो गणेश जोशी सिटिंग एमएलए वहां के लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो क्या गोदावरी थापली का जादू चलने की बात जो कांग्रेस कर रही थी वो कहीं ना कहीं रुझान में तो दिखाई दे ही नहीं रहा? नवीन देखिए, जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में बना था तो वो कहीं ना कहीं और एग्जिट पोल भी हमने देखे वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो उत्तराखंड में बता रहे थे। मैं किसी की सीट की बात करूं, लेकिन बहरहाल अगर आप मसूरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो गणेश जोशी जो है 3 बार के वहाँ के विधायक है और अभी जो सैनिक कल्याण मंत्री वो है और वो पहले से ही दावा कर रहे थे कि मैं पिछली बार की अपेक्षा इस बार और बड़ी जीत से जो है जीत हासिल करूंगा। लेकिन वो परिस्थितियां तो खैर नहीं है बहरहाल, लेकिन अभी जो है गणेश जोशी से लगभग 4000 से लीड कर रहे हैं। गोदावरी थापली का जो दावा है वो कहीं ना कहीं खोखला दिखने लगा है और निश्चित रूप से जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है कहीं ना कहीं एक बार फिर से गणेश जोशी यहाँ से हाथ मारने में कामयाब है। ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो अमित शंकर जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़त जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 268 सीटों पर रुझान के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। 124 सीटों पर समाजवादी पार्टी रुझानों में आगे है। बीएसपी को 4 सीटों पर रुझान में आगे दिख रही है और कांग्रेस भी 4 सीटों पर आगे दिख रही है। लेकिन जो यूपी का मतदाता था उसने उस बार
जो है विकास के नाम पर वोट हुआ, ऐसा आपका मानना है?